इस वर्ष वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल निर्मित किया गया है जिसका नाम है बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा निर्मित मार्गदर्शिका पर आधारित कक्षा 5वीं और 8वीं के शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधित शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लॉगिन, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। शिष्यवृत्ति परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.mscpunepune.in। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी, अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है बीएमसी वीटीसी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको एक और प्रश्न मिलता है जिसमें पूछा गया है पाठ का नाम, यानी आपने जो वीडियो देखा वो किस विषय का था वो आपने पहले बता दिया। अब उस पाठ का नाम क्या था वो आपको यहाँ लिखना होगा। और इसके बाद ये आपको बताना है कि क्या यह वीडियो आपके अध्ययन अध्यापन में उपयोगी है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में उपयोगी है, यदि आप शिक्षक हैं तो आपको पढ़ाने के लिए उपयोगी है अथवा नहीं। हाँ या नहीं में आपको टिक करना है। इसके बाद का प्रश्न है शिक्षक का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, यानी वीडियो में बताए गए तथ्य, वीडियो में बताई गई बातें, शिक्षक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, उदाहरण, ये सब चीज़ें आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपको अपना विचार देना है। यानी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, अति प्रभावी या थोड़ा कम प्रभावी या सामान्य, तो जो भी आपको लगा हो उसके सामने आप टिक करेंगे। और लास्ट में है कोई अन्य सुझाव। आपको इसके अलावा भी लगता है कि हमें कुछ और बातें बतानी हैं जिससे वीडियो बनाने वाले शिक्षक को यह पता चलेगा कि वीडियो में और क्या क्या बातें हैं जो हमारे विद्यार्थियों को चाहिए। तो इस तरह से जब सारी जानकारी आप भर देते हैं तो यहाँ सबमिट का आपको लास्ट में यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, तो ये सबमिट को आप क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है ये गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे।
तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। वर्क फ्रॉम होम श्रृंखला के अंतर्गत मैं पूर्णिमा पांडे कक्षा 10वीं के इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। कक्षा 10वीं राजनीति विज्ञान पाठ 1 संविधान की प्रगति। हमारा आज का विषय है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ विषय। अब आप सोचोगे कि हम सबके जीवन से यह विषय कैसे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों जरा विचार करो, अपने आसपास राशन की दुकान, अस्पताल, हेल्थ सेंटर, पानी डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, पानी का बिल, बिजली का बिल, हमारे नगर सेवक, बहुत सारे ये मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे सीधे राजनीति विज्ञान से जुड़ते हैं। तो हुए ना ये हम सबसे जुड़े हुए विषय। और हमारा पाठ है संविधान की प्रगति। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सभी यह बताने में समर्थ रहोगे कि संविधान के कारण हमारा भारतीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है। और दूसरी बात कि संविधान की प्रगति सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हो रही है। ऐसी बातों को आप स्पष्ट रूप से बता सकोगे। कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक हम राजनीति विज्ञान को नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। और हमने कक्षा 6ठी में स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कक्षा 7वीं के नागरिक शास्त्र में हमने संविधान और संविधान में निहित मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कक्षा 8वीं में हमने केंद्रीय शासन प्रणाली और राज्य शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कक्षा 9वीं में हमने भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या की है, उसकी विस्तृत समीक्षा की है। कक्षा 10वीं में हम संविधान की प्रगति के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया, भारत के राजनीतिक दल, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन और भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। भारतीय संविधान ने भारत को पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्देश्य रखा है। संविधान बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था और इन विभिन्न समितियों द्वारा दिए गए मसौदे का सूक्ष्मता से अध्ययन किया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनके साथियों ने। और उसके बाद उन्होंने संविधान को अंतिम प्रारूप दिया था और इस अंतिम प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान के अनुसार शासन चलाना प्रारंभ हुआ। संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही, उसके द्वारा भारतीय लोकतंत्र का प्रारूप व्यापक होने के साथ साथ मजबूत भी हुआ। और अपने इस पाठ में संविधान की प्रगति पाठ 1 में हम 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक मुद्दा है लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक न्याय और समता और तीसरा मुद्दा है न्याय व्यवस्था। आज इस वीडियो में हम केवल लोकतंत्र और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के विभिन्न पहलू हैं राजनीतिक परिपक्वता, मताधिकार, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और सूचना का अधिकार यानी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। लोकतंत्र में केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचना ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उस संरचना के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में
व्यवहार किस तरह से हो रहा है। और जब ऐसा होता है तभी लोकतंत्र समाज के राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। और उसी के अनुसार हमारे देश में लोगों को सीधे सीधे प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली संसद, राज्य विधानसभाएं और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं। यदि हम समाज के सहभाग और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पर विचार करें तो भारत में लोकतंत्र व्यापक स्तर पर सफल होता दिखाई देता है। भारत में निर्धारित समय के बाद पारदर्शक और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न होता है। आप लोगों ने भी देखे होंगे चुनाव, बिल्कुल। और उस समय आपको तो अभी वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके घर में आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों को, परिचितों को आपने देखा होगा वोट देने के लिए जाते हुए। तो यह जो चुनाव होता है यह हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निष्पक्ष चुनाव, सभी मतदाताओं को एक वोटर आईडी मिलता है। उस वोटर आईडी में उनकी पूरी जानकारी दर्ज होती है। ईवीएम मशीन के द्वारा वोट दिया जाता है और वोट देके जब बाहर निकलते हैं तो उंगली पर एक तरह की स्याही लगाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि एक व्यक्ति ने अपना वोट दे दिया है और वह फिर से वोट नहीं दे सकता। और इस तरह से ये निष्पक्ष जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में जो प्रतिनिधि विजयी होते हैं वह विभिन्न शासन प्रणालियों में सहभागी होते हैं। और ये जो चुनाव बार बार होते हैं, बार बार मतलब हर निर्धारित समय पर जो चुनाव होते हैं, उनके द्वारा हमारे मतदाता भी जो हैं अब जागरूक हो गए हैं। और सार्वजनिक समस्याओं का विकल्प क्या है, इन समस्याओं के विकल्प पर सोच विचार करने के बाद अब मतदाताओं को महसूस होने लगा है कि मतदान करना बहुत ज़रूरी है। अधिक से अधिक संख्या में यदि हम मतदान करते हैं तो हम अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि मतदाताओं की मानसिकता में बदलाव हुआ है और अब मतदान का प्रतिशत भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से अधिक मात्रा में लोग अपने पहचान पत्र के साथ, अपने आधार कार्ड के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या अन्य जो आधार, उनको जो पहचान के लिए आधार दिए गए हैं, वो सारे पेपर्स लेकर मतदान के लिए लाइन में खड़े हुए आप देख रहे हैं। और इस तरह का नज़ारा आपने अपने जीवन में भी देखा ही होगा, क्योंकि अभी पिछले चुनाव 2019 में ही हुए हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा ये सब दृश्य। 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, निराशा का अंधेरा छाया हुआ था। 15 अगस्त 1947 को निराशा का यह अंधेरा छटा, ब्रिटिश सत्ता का परिचायक यूनियन जैक हटा और भारतीय तिरंगा बड़े शान से हमारे देश के स्वतंत्र आकाश में लहराया और हमारे देश के क्षितिज पर उम्मीदों की सुनहरी किरणें छा गईं। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे मताधिकार के बारे में। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वर्तमान संविधान लागू होने के पूर्व, यानी हमारे देश की आज़ादी से पहले, भारत में केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था। और उसके साथ साथ कई शर्तें भी थी कि संपन्न लोग ही चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी शर्तें थी। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ, स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष
इनके लिए 21 वर्ष आयु की शर्त रखी गई और उन्हें संविधान द्वारा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। मतदान के अधिकार को और व्यापक करने के लिए हमारे देश में 20 दिसंबर 1988 के दिन संसद ने 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। और इससे क्या हुआ कि हमारे देश में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। अधिक से अधिक युवाओं को एक नया आयाम मिला, एक नया क्षेत्र मिला, एक नया राजनीतिक क्षितिज बना हमारे देश। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मतदाताओं की संख्या विश्व में सबसे अधिक थी। और बच्चों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल संख्या ही ज़्यादा नहीं है, बल्कि मतदाताओं के मतदान की गुणवत्ता भी बरकरार है। यानी उसकी गुणवत्ता में भी कहीं कमी नहीं आई है। केवल क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, बल्कि क्वालिटी भी उतनी ही इम्प्रूव हुई है। विश्व में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या केवल भारत में पाई जाती है और उसका कारण है कि हमने 18 वर्ष की आयु से हम यहाँ पर मतदान का अधिकार देते हैं। तो यह जो परिवर्तन हुआ, यह केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी हुआ। हर मतदाता अपने मत की कीमत पहचानता है। कीमत मतलब उसका महत्व पहचानता है, महत्व को जानता है, समझता है। अब इसके बाद अगला एक मुद्दा है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चों। सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का मौलिक घटक है। बहुत बड़े बड़े शब्द हैं और सबसे बड़ा शब्द तो है विकेंद्रीकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि विकेंद्रीकरण भला क्या है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है केंद्र से हटाना, शक्ति को केंद्रीय स्थान से हटाकर पुनः विभाजित करना। यानी पावर को एक ही जगह पर हमें इकट्ठा होने नहीं देना है। अब यदि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि स्थानीय स्तर की शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार प्रदान करना और उनके द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप देना। और इसका फायदा क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, सामान्य जनता को भी सत्ता में सहभागी होने का अवसर मिलता है। स्वतंत्र भारत में तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कई प्रयत्न किए गए। हमारा देश हमेशा से एक जागरूक देश रहा है और इसमें सबसे बड़ा प्रयत्न हुआ 73 और 74वें संविधान संशोधन में। इस संशोधन में स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की स्वीकृति तो मिली ही, इसके साथ साथ उनके अधिकारों में और वृद्धि भी। हमारे देश का संविधान जब बना तो उसने स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए, उनकी समानता की बातें हुई। भारतीय राजनीति में भी भारत की महिलाएं अधिक से अधिक भाग लें और अपना स्थान बनाएं, इसके लिए सत्ता में महिलाओं के सहभाग के लिए कुछ स्थान, सत्ता में महिलाओं का सहभाग बढ़ाने हेतु उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। दुर्बल समाज वर्ग सत्ता में सहभागी हो सकें, इस उद्देश्य से उनके लिए भी कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया ताकि स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की स्वीकृति मिल सके। संविधान में 11 एवं 12 इन दो नए परिशिष्टों का समावेश किया गया, जिनके कारण स्थानीय शासन संस्थाओं को स्वीकृति मिली। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है लोकतंत्र का, वह है सूचना का अधिकार, RTI 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन।
सुशासन की दो विशेषताओं यानी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप में उतारने के लिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया। सबसे अच्छा शासन वही होता है जो पूरी तरह से पारदर्शी होता है, यानी सत्ता और जनता इनके बीच में कोई भेद नहीं रहता। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। आरटीआई जब लागू नहीं हुआ था तो उसके पहले किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं था कि वह सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी मांग सके। यह अधिनियम लागू होने के बाद आज हमारे देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी लेने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए कुछ प्रोसीजर। आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ खर्च हुए हैं? आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया? आपके इलाके में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए हैं? ऐसी बहुत सारी जानकारी आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पता कर सकते हैं। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू होने के बाद सरकारी कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता आने में मदद मिल गई। इनके अतिरिक्त और भी 2 अधिनियम पारित हुए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई राइट टू एजुकेशन। आपने अपनी शालाओं में देखा होगा, सब तरफ शिक्षा का अधिकार, सब पढ़ें सब बढ़ें, और जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है। और दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यह 2013 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% तक सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोकतंत्र में कई मुद्दे अपनी भूमिका निभाते हैं और हमारे बच्चे तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें भी बहुत सारे अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा। इस लोकतंत्र ने उन्हें यह अधिकार दिया है। हर बच्चा अपने अपने अधिकारों की व्याख्या यहाँ कर रहा है। आप सब इस स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए इसे समझिए, इसे महसूस करिए और इसका भी आनंद उठाइए। आपसे मैं कुछ प्रश्न यहाँ पूछ रही हूँ, कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें, समझें। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।